बता देंगे। आज हम बात करते हैं निर्णय के औजार एवं तकनीकें या विधियां, टूल्स एंड टेक्निक्स और मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य होता है ना। एक अच्छे व ठोस निर्णय लेने के लिए प्रबंध जो है वो विभिन्न टेक्निकों का यूज करती है, प्रयोग में लाती है। निर्णय के विधियों के बारे में कोई एक ऐसी सूची या लिस्ट बनाना डिफिकल्टी है, कठिनाई आती है उसमें। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख जो टेक्निक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये देखें कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध की जटिलताएं, इसमें जो कठिनाइयां आती हैं, इसके कारण से इसमें कोई भी एक बेस यानी कि अच्छा सर्वोत्तम निर्णय का चयन करना, ठीक है, जो बेस्ट आपके डिसीजन है उस डिसीजन को सेलेक्ट करना ये काफी कठिन होता है, क्योंकि जो व्यवहार होते हैं, है ना, और इन व्यवहारों को देखते हुए उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर एक डिसीजन किसी मेथड से या किसी उससे लेना कठिन हो जाता है, काफी जटिलता होती है। और ये इसमें विभिन्न टेक्निक्स, मेथड्स और इसको ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। नए नए तरीके आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, प्रबंधन में डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। ये स्थान और समय के आधार पर होता है ना, क्योंकि भाई जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेस और आपकी परिस्थिति। समय स्थान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो निर्णय की जो टेक्निक है, एक पर्टिकुलर लिस्ट के अनुसार से करना काफी कठिन है। और जैसे कि प्रबंध शास्त्री हैकिंस हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, इसमें निर्णय की विभिन्न टेक्निकों का उल्लेख किया है और इसी के अनुसार से हम निर्णय की जो प्रमुख विधियां हैं, मेथड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो है अनुमानित विधि। इसके अंतर्गत अनुमानित विधि मीन्स जजमेंट मेथड। जजमेंट मेथड्स, है ना। तो अनुमान विधि जो है, जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है, अनुमान लगाना। इस विधि के अंतर्गत हम ये कहें कि ये प्राथमिकता इसकी होती है वो अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर, है ना। तो जजमेंट मेथड यानी जज करना, तो इसमें एक्सपीरियंस जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यह निर्णय जो है अनुभव पर आधारित होती है। निर्णय की सबसे सरल और क्विक रिजल्ट देने वाला यानी कि शीघ्रता से लेने वाले और वही विधियों में से एक होता है ये मेथड, है ना। कि हम कहने भाई एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप निर्णय ले लीजिए कि भाई निर्णय किस तरीके से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो प्रबंधन जो है अपने अनुभव के आधार पर तुरंत उसमें डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है। और ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि कम खर्चीले होते हैं और निर्णय का प्रभाव क्षेत्र जो है ये सीमित होता है। निर्णय की जो नैतिक स्वभाव है, रूटीन नेचर के ये होते हैं, रूटीन होते हैं,
है ना। और यहाँ ये विधियां अपनाई जाती हैं और इस विधि में अनुमान ही इसमें एक प्रधान होता है, यानी बेस, जिसके अंतर्गत जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर लिए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय जो है ये काफी प्रभावपूर्ण होता है, विश्वसनीय होता है। और इस विधि की विशेषता ये भी होती है कि ये परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं। जहां पूंजी की आवश्यकता होती है वहां पर पूंजी की आवश्यकता को विनियोजित किया जाता है। और यहाँ ये देखें कि ये काफी कुछ अनुभव पर आधारित होता है तो फ्रेंडली भी होता है। दूसरा हम बात करते हैं प्रबंध की सिद्धांत विधि। प्रबंध की सिद्धांत विधि, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेथड। मैनेजमेंट मेथड्स, है ना। तो ये प्रबंध के सिद्धांत की निर्णय करने की ये कोई विशेष विधि तो नहीं है, किंतु फिर भी ये सिद्धांत जो है निर्णय प्रक्रिया, प्रोसेस, इसके लिए एक फ्रेमवर्क का काम करता है, रोड मैप का काम करता है। तो प्रबंध के सिद्धांत वास्तव में कुल प्रबंधकीय कार्यों को दिशा प्रदान करता है, एक रोड मैप तैयार करता है। यानी कि हम ये कहें कि सड़क के नियम है लेकिन विधियां नहीं होती हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत निर्णय विधियों के रूप में कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, किंतु फिर भी ये निर्णय के वातावरण के निर्धारण में काफी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स है, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अथवा उनके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रबंध के सिद्धांत निर्णय विधि के अनुरूप कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं, किंतु फिर भी निर्णय के वातावरण के निर्धारण में ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्धति प्रतिरूप विधि। पद्धति प्रतिरूप विधि। पद्धति प्रतिरूप पद्धति, सिस्टम मॉडल मेथड। पद्धति प्रतिरूप विधि के अंतर्गत निर्णय के लिए पहले एक प्रतिरूप प्रतिबिंब, यानी उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी कंपनी को नए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या नया प्रोडक्ट उसको उत्पादित करना हो, इसके लिए उसको उत्पादन के लिए, वस्तु के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम चार्ट आउट करना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। फिर उसको ये भी जानकारी लेनी होगी, ये ज्ञात करनी पड़ेगी कि भाई जो वस्तु या जिस चीज की वह उत्पादन कर रहे हैं वह ग्राहकों के अनुरूप है या नहीं, या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप है क्या या नहीं, ये वस्तु जो है वह ग्राहकों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। तकनीकी दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण होता है, किंतु
कई तरीके के जो फ्रेमवर्क है उनको तैयार करने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाना पड़ता है और उसके पश्चात ही उस वस्तु का उत्पादन करना यहाँ उचित होता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि भाई किसी चीज का जो निर्णय लिया जा रहा है, प्रबंधन जो निर्णय ले रही है, प्रोडक्शन के लिए ले रही है या अन्य चीजों के लिए ले रही है, तो उसके लिए पहले से एक रोड मैप उनको तैयार करना होता है और उस रोड मैप के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट, व्यवहारिक विधि। व्यवहारिक विधि यानी कि बिहेवियर मेथड। बिहेवियर मेथड, ओके। तो निर्णय प्रक्रिया में ये आवश्यक सूचना प्रदान करने के जो व्यवहारिक विधियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि आपके ग्रुप डिसीजन होते हैं, ग्रुप आपके डिसीजन है यानी समूह निर्णय की विचारधारा जो मेथड होता है, तो इसमें व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल मेथड जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इन्हीं की देन है बिहेवियर मेथड का। तो कर्मचारी चयन प्रक्रिया, आप कहें कि कर्मचारियों का जो सिलेक्शन है उस समय में यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कर्मचारी चयन प्रक्रिया व्यवहारिक विज्ञान विधि का एक सरलतम किंतु महत्वपूर्ण विधि है ना। कर्मचारियों का जब सिलेक्शन किया जाता है तो उस समय ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कर्मचारियों के चयन के समय जो आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जांच, है ना, ये इसी तकनीक का एक विकसित किया गया स्वरूप है। तो निर्णय की व्यवहारिक विधियां जो है ये भावी निर्णय प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। तो निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता सूचनाएं प्रदान करने में व्यवहारिक विधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें जो व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत भी अनेक जो निर्णय विधियां हैं उसको विकसित की गई हैं और इन विधियों के अंतर्गत किसी विशेष निर्णय को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है। एलिमेंट्स जो हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई कर्मचारियों का चयन प्रक्रिया, उस समय में साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो व्यवहारिक तौर पर जो निर्णय लिए जाते हैं कर्मचारियों के चयन के समय में, तो निर्णय लिए जाते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होता है और ये सामूहिक निर्णय के द्वारा संभव होता है। तो यहाँ पर ये प्रमुखता होती है, सामूहिक निर्णय इस विधि की प्रमुख देन है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। आर्थिक एवं वित्तीय विधि। आर्थिक एवं वित्तीय विधि, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेथड। तो सामान्य आर्थिक एवं वित्तीय विचारधाराएं सीमांत विश्लेषण सिद्धांत के निर्णय विधियों के अंतर्गत है, इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय तकनीकें निर्णय प्रक्रिया में जैसे कि पूर्ण लाभ का आधार, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, पुनर्भुगतान, विनियोजन वसूली आदि ऐसे जो प्रबंध को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। तो आर्थिक एवं वित्तीय विधियों का सबसे प्रमुख लाभ ये होता है कि विश्लेषण एवं मूल्यांकन, एनालिसिस, ठीक है, कंपैरिजन एंड वैल्यूएशन, आप ये कह सकते हो, एनालिसिस एंड वैल्यूएशन।
ये टेक्निक जो है ये विकल्प काफी महत्वपूर्ण होता है और सर्वोत्तम का चयन करना के लिए यानी कि जो बेस्ट हो, तो बेस्ट कब हम देखेंगे, जब हमारे पास कई डिसीजन होंगे और उसमें हम एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके पश्चात ही हम एक अच्छे निर्णय को आगे ला सकते हैं। तो ये निर्णय जो है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर निर्णय को लेते हैं। जैसे रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, ये विनियोजित वसूली जैसे इन्वेस्टमेंट रिकवरी, तो इसमें एनालिसिस की आवश्यकता होती है कि किस समय सही हुआ या नहीं हुआ। तो वित्तीय टेक्निक, जो वित्तीय टेक्निक है, फाइनेंशियल टेक्निक्स, निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण लाभ का आधार विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर, ठीक, जो कि मैंने बताया आपको, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल्स, है ना, विनियोजित वसूली, इन्वेस्टमेंट रिकवरी, ये आदि प्रबंधन को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है फाइनेंशियल स्टेटस के अंतर्गत। और इन आर्थिक एवं वित्तीय विधियों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि विश्लेषण एवं मूल्यांकन, उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना, उसका विस्तृत जानकारी लेना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इन टेक्निक्स और विकल्प में सर्वोत्तम का चयन करना, ये यानी कि जो बेस्ट है उसका चयन करना यहाँ पर आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियां। सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तो आधुनिक सांख्यिकी विधियां का निर्णय प्रक्रिया, ठीक है, तो आजकल निर्णय प्रक्रिया में सांख्यिकी टेक्निक्स, तकनीकों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है ना, क्योंकि डाटा संबंधी होता है ये। तो जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और डाटा का एनालिसिस करने के आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है। तो व्यावसायिक समस्याओं के निर्णय में इन जो आपके एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और हम देखें कि वर्तमान समय में ये काफी एडवांस है। हम एनालिसिस करते हैं, डिसीजन लेने के पहले विभिन्न डाटाओं को हम एकत्रित कर लेते हैं, जैसे कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानकारी लेनी हो, या प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेनी हो, या वस्तु के बारे में जानकारी लेनी हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करवा लेते हैं, उसके आधार पर डाटा जो है वो एकत्रित कर लिया जाता है और उसके आधार पर ग्राहक की क्या पसंद नापसंद, उसको कैसी चीजें चाहिए नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या कास्ट होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, क्या उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, इस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो व्यावसायिक समस्याओं के निर्णयन में जो एडवांस टेक्निक है इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रकार सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं, ये निर्णय की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण वर्तमान समय में एक रिसोर्सेस है, साधन बन चुका है। और निर्णय प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली कुछ एक आपके टेक्निक्स हैं, है ना, जैसे कि आज देखते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल में जो टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं, इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता का सिद्धांत, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, है ना, आपकी सैंपलिंग मेथड होता है यानी सैंपलिंग विश्लेषण। तो सैंपलिंग मेथड यानी कि कुछ पार्ट को ले लेते हैं, जैसे कि एक किसान जो है बोरी में जो अनाज होता है तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालता है और ये बता देता है कि उस बोरी में जो अनाज है वो किस क्वालिटी का है। तो ये हम क्या कहते हैं कि सैंपलिंग मेथड।
तो ये सैंपलिंग मेथड हुआ, यानी थोड़े से पार्ट देखकर ही वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि वह कैसा होगा। आपके वेरिएंस एनालिसिस होते हैं, विचलन विश्लेषण, जो कि आप स्टैटिस्टिक्स में अभी आप पढ़ेंगे। सांख्यिकी किस्म के स्टैटिकल, जो क्वांटिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय में किसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं जो कि काफी प्रचलित हैं। अब हम आते हैं, कुछ विशिष्ट निर्णय विधियां हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्रियात्मक अनुसंधान विधियां, क्रियात्मक अनुसंधान विधियां, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, ऑपरेशन क्रियात्मक अनुसंधान विधियां, ऑपरेशन रिसर्च, तो जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, रिसर्च है ना, ये भी विधि जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इस विधि के पूर्व निर्धारित व्यवसायिक जो लक्ष्य होते हैं, जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, गोल पोस्ट हैं, इनके अचीवमेंट के लिए जो विकल्प हैं उनका एनालिसिस करना साइंटिफिक तरीके से। और ये एक कैलकुलेशन मेथड है, यानी गणितीय तथ्यों पर आधारित होता है। ये इन टोटली यानी समग्र पर विचार करता है और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उनका चुनाव करने में सहयोग प्रदान करता है, यानी कि काफी हेल्प होता है। इस विधि के अंतर्गत जो समस्या की प्रकृति है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये तय किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाटा है, जो रिजल्ट्स है, उनको कलेक्शन करना, कलेक्शन करने के बाद उसको मॉडल्स यानी एक गणितीय मेथड में तैयार करना, मॉडल्स के रूप में तैयार करना और उसके अनुसार से समीकरण उसमें स्थापित करना, कोरिलेशन जो है उसको स्थापित करना और उसके अंतर्गत जो बेस्ट वर्किंग सिस्टम है, कार्य प्रणाली, इसको तय की जाती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान विश्लेषण की सहायता से अधिक विवेकपूर्ण तरीके से तर्कसंगत अर्थात विथ रीजंस, है ना, जब डाटा होंगे, आंकड़े होंगे तो हम बात कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं न्यूज वगैरह में या फिर शेयर मार्केट का देखते हैं या फिर और भी हम देखते हैं तो उसमें एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और डाटा के आधार पर हम बात करते हैं कि भाई फला वर्ष में इतना था, इस वर्ष में इतना है, तो इस वर्ष में ये होने की संभावनाएं है। तो जब हमारे पास कलेक्शंस होंगे, जब हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन होंगे, तभी हम सही तरीके से उसका निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए हम मॉडल तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको किए जाने चाहिए। तो इस विधि में गणितीय और वैज्ञानिक विधियां दोनों ही शामिल होती हैं, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही इस विधि के अंतर्गत शामिल होता है। मॉडल निर्धारण करना, मॉडल निर्माण विधि, ये आप बहुत सारे इसमें
बन सकते हैं। मॉडल्स, बिल्डिंग मेथड, बिल्डअप, है ना। तो उत्पादन के क्षेत्र में, प्रोडक्शन की एरिया में लिए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के निर्णय इसी मेथड के द्वारा लिए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक ही वस्तु के अनेक प्रकार के मॉडल तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विभिन्न जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, इससे जो प्रोडक्शन करता है या व्यवसाय जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानकारी लेता है कि कंज्यूमर को कैसे चाहिए, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या पेशेंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इनके सबके डाटा एकत्रित करता है और उसके आधार पर उसका विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है और प्रोडक्शन तैयार करता है। तो यहाँ पर ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ही वस्तु का कई तरीके से उसका निर्माण करना, अनेक तरीके से उसके लिए यानी कि उसका मॉडल तैयार किया जाना और मॉडल को ग्राहक के सर्वाधिक पसंद के आधार पर यानी श्रेष्ठता की रुचि के आधार पर यानी कि वह कौन सा बेस्ट चूज करता है उसके आधार पर उसका उत्पादन करने का निर्णय लिया जाता है, जिससे कि निर्माणी संस्थाएं इस तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकती हैं। अब हम आते हैं इसमें जो आगे यदि हम और बात करें तो इसमें और भी टेक्निक्स हैं, है ना। तो स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड आप ये कह सकते हैं, यानी विशिष्ट निर्णय विधियां। विशिष्ट निर्णय विधियां, स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड। स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड तो स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेथड निर्णय की जो विभिन्न विधियां हैं, इसके अतिरिक्त एडिशनल, है ना, और भी बहुत से विधियां हैं जो विशिष्ट विधियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्पेशल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं और उसको उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान, जैसे कि आपको मैंने बताया रिसर्च पर जो आधारित होती हैं, रेखीय कार्यक्रम, लाइन प्रोग्राम, ठीक है, आपकी अनुरूपण, आप ये कह सकते हो अनुरूपण मेथड, किरण सिद्धांत। तो इस तरीके से और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार से विशिष्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है। अब हम पहुंचते हैं इसमें, लास्ट आपका आता है, यहाँ पर सिद्धांत की बात हो गई, प्रक्रिया की बात हो गई, टूल्स के बारे में बात हो गई, उसके प्रोसेस के बारे में बात हो गई, टाइप्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें सुझाव, सजेशंस, है ना, निर्णय लेने में सुधार किया जाना अथवा प्रभावी निर्णय लेने की सावधानियां। तो हम ये कह सकते हैं प्रभावी निर्णय, प्रभावी निर्णय हेतु सुझाव, ठीक है, या निर्णय लेने में सुधार, ये सब एक ही है ना, या ठीक है, निर्णय में सृजनात्मक भूमिका कह सकते हैं, सृजनात्मक निर्णय कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसको सुझाव कर सकते हो, क्या सुझाव होने चाहिए, सजेशंस क्या होने चाहिए। तो
यद्यपि हम ये देखते हैं कि निर्णय लेना प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य होता है ना, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आप ये कह सकते हैं। फिर भी इसमें अधिकांश प्रबंध निर्णय लेने में अपने उत्तरदायित्व से, अपनी लायबिलिटी से बचते हैं कि उनको निर्णय ना लेना पड़े, ये प्रयास करते हैं। यदि किसी प्रकार से उनके निर्णय लेने में कोई बाधा आ जाए या गलत निर्णय हो जाए, तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं कि डिसीजन को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। अरे उसने डिसीजन लिया था या निर्णय लिया था, या ये कहा जाए कि उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि अच्छे जो उपक्रम हैं उसमें असफलताओं का उनको सामना करना पड़ता है, यानी कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थितियों में। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि भाई जो राइट्स है, अधिकार और उसके दायित्व, लायबिलिटी भी तय करनी होगी। जो डिसीजन लिए हैं उसके लिए उसका स्थान भी तय करना होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि बिना इच्छा के लिए गए निर्णय अंशतः गलत होते हैं, यानी कि बिना इच्छा के आधार पर कोई भी कार्य कराए जाएंगे तो उसका निर्णय भी जो है वह सही तरीके से नहीं होगा। तो जैसे पूर्व में ही मैंने बताया था कि एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो अपने कर्मचारियों को समझता हो, कौन सा कर्मचारी कब, कहां, कैसे, किस तरीके से कोई कार्य को कर सकता है। और ये प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्या इम्पोर्टेंट नॉलेज ये है कि प्रबंधक को ये मालूम होना चाहिए कि उसके कर्मचारी जो हैं, कौन से कर्मचारी किस काम को कब, कैसे, किस तरीके से कर सकता है। तो ये एक अच्छे प्रबंधक का गुण होता है। तो यहाँ ये देखते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है उसकी प्रशिक्षण इसको देने की आवश्यकता होती है, यानी उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए कर्मचारियों की, और वो प्रबंधक निर्णय के लिए अभ्यस्त हो, यानी कि निर्णय वो ले सके अपने अकॉर्डिंग के अनुसार से, है ना, जो प्रबंधन के पक्ष में हो। और साथ ही निर्णय लेने की स्थिति में वो अपने आप को कमजोर ना समझें, निर्णय लेने से कतराए ना, निर्णय लें जिससे कि उसको एक अच्छा प्रदर्शन करने का, परफॉर्मेंस देने का चांस मिले। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अधिशासी निर्णय लेने में उनकी इंटरेस्ट हो और उसके अनुरूप वह अच्छा निर्णय ले, प्रभावी इफेक्टिव डिसीजंस ले, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो प्रबंधक के लिए निर्णय लेने के संबंध में प्रशिक्षण की सुविधाएं उनको प्रदान की जानी चाहिए। जो कर्मचारी हैं उनको डिसीजन मेकिंग के लिए मजबूत करना होगा, उनको बनाना चाहिए। जैसे कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पद होते हैं उसमें उनकी नियुक्तियां सभी व्यक्तियों के लिए, और उसमें प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए, ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो लिए जाते हैं उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरीके से होने चाहिए। उसमें उसके सिलेबस जो है वह पूर्ण रूप से समावेशित होना चाहिए। संगठन संरचना में आवश्यकता प्रदान होनी चाहिए। जो उच्च प्रबंधक है इसके दृष्टिकोण से उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। प्रत्येक निर्णय जो है इसका निर्धारण लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, उसका योगदान होना चाहिए। निर्णय लेते समय उनके जो व्यवहारिक पहलू हैं उस पर फोकस होना चाहिए। निर्णय लेने के पश्चात जो स्वामित्व बनाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये निर्णय लेने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और इसमें सुझाव की जो आवश्यकता है यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें निर्णय जो है लेते समय में ये सजेशंस काफी महत्वपूर्ण होते हैं। निर्णय लेने के पश्चात जो उसके ऑनर हैं, है ना, तो उनके स्वामित्व को, उनके ऑनरशिप को उसमें बनाए रखना चाहिए। इस बात को मानकर चलना चाहिए कि निर्णय से जो क्रियाएं हैं, जो वर्किंग स्किल है वो सुधरेगा, उसका मॉडल तैयार होगा। निर्णय लेते समय संबंधित जो भी प्रबंधक है, मैनेजर है, उनको अपने अधीनस्थों की आवश्यक परामर्श लेने की आवश्यकता होती है,
और लेना चाहिए उसको। सभी से विचार विमर्श करें, परामर्श लें और उसके आधार पर निर्णय लें। निर्णय व्यक्तिगत ना हो, निर्णय संस्थागत होने चाहिए। निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया होता है, ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। और इस कार्य के रिजल्ट या उसके परिणति वह भी उसकी संभाव्यता पर आधारित होती है। निर्णय लेने वाले में उन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। एक सही एवं प्रभावी निर्णय के लिए एक इफेक्टिव, यानी कि आपके डिसीजन जो है परफेक्शन के साथ और इफेक्टिव, परफेक्शन एंड इफेक्टिव दोनों होनी चाहिए। और इसके लिए ये आवश्यकता है उसमें एक्सपीरियंस की, एनालिसिस की, उसकी कैपेसिटी की, तथ्यों के बारे में जानकारी, जो डाटा है उसका एनालिसिस वो सही तरीके से कर सके, कौन सी डाटा किससे संबंधित है, क्या है, और फैक्ट्स जो है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। निर्णय लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। और इस बात को मानकर चलना चाहिए कि निर्णय से सभी लोगों को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य हो सकता है जो कि यह अनुभव करे कि शेष निर्णय लिया जा सकता है। तो कर्मचारियों में भी ये निर्णय लेने की क्षमता जो है वह काफी महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर निर्णय लेने चाहिए। निर्णय जो है स्वविवेक होने चाहिए। निर्णय लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। प्रबंधन में हर स्टेप में स्टेप टू स्टेप डिसीजंस लिए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ पर कब, कहां, कैसे, किस तरीके से निर्णय लेना है यह भी महत्वपूर्ण है। और उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। तो कभी कभी इसमें उलझने आती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो यदि एक व्यक्ति का लक्ष्य उलझन, अनिश्चितता अथवा अस्त व्यस्त की स्थिति हो तो वह समस्या नहीं रह जाती है। यदि कोई समस्या ही ना हो तो फिर कोई निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस संबंध में प्रबंध विद्वानों के भेद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका निर्णय जो है वह कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके, गुड डे। थैंक यू सर।